प्यारे बच्चों नमस्कार। हम कल पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र करें आवेश की। तो आवेश का मतलब है कि किसी वस्तु का मौलिक गुण जिसके कारण वह वस्तु अन्य वस्तुओं के साथ वैद्युत या चुंबकीय बल का अनुभव करती है। ठीक, आवेश की बीम देखें तो जो मात्रक था ये क्या था आपका कूलाम। बीमा क्या थी इसकी AT। और ये बताया गया था कि जो आवेश होता है ये आपका कैसा होता है अदिश राशि। यानी आवेश कैसा है अदिश राशि। आवेश को दर्शाते क्या है, या तो कैपिटल Q से दर्शाते हैं या तो स्मॉल q से दर्शाते हैं। ये इतना हुआ। ठीक, अब इसमें बताया गया था कि जो आवेश होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश और एक होता है आपका धनात्मक आवेश। ठीक है, यानी आवेश के दो प्रकार थे, एक ऋणात्मक आवेश और एक क्या था आपका धनात्मक आवेश। और ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या था कि वस्तु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। और धनात्मक आवेश का मतलब क्या था कि जो वस्तु है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। यानी ऋणात्मक आवेश का मतलब है कि वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और धनात्मक आवेश का मतलब है कि वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी, त्याग करेगी। ठीक है, और इसमें यह बताया गया था कि यदि समान आवेश होंगे प्लस प्लस या माइनस माइनस तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। और यदि विपरीत आवेश होंगे तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का। ठीक है, अब इसके गुण के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़े थे कि इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो गुण होता है पहला आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या था, तो यानी इसमें बोल सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे केवल क्या करेंगे, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और इसमें ये बताया गया था कि जो विलगित निकाय होते हैं उनमें आवेश का मान क्या होता है, संरक्षित होता है। इसके बाद हम पढ़े थे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, तो क्वांटीकरण में क्या बताया गया था आप लोग को कि जो क्वांटीकरण का मतलब है कि किसी वस्तु पर जो भी आवेश होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज होता है। जैसे मान लीजिए ये एक कोई वस्तु है। ठीक है, तो या तो जब इसे आप आवेशित करेंगे तो या तो इसमें से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, ठीक, या इसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, दे दो। दोनों ही स्थिति में वस्तु क्या होगी, आवेशित होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर प्लस आवेश आएगा और इसमें से ये वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो ये क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा। ठीक है, तो क्वांटीकरण का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को आप आवेशित करते हो तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में बाहर निकलती है, यानी इंटीजर मल्टीपल होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। जैसे या तो इस वस्तु से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें, या तो दो निकालें, या तो तीन निकालें, या तो वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दे, दो इलेक्ट्रॉन दे, तीन इलेक्ट्रॉन दे। इस फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान किया जाता है। यदि ये बोला जाए कि क्या किसी वस्तु से 1/2 इलेक्ट्रॉन निकालना संभव है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे छोटा आवेश होता है। इस वजह से आप कभी भी इलेक्ट्रॉन का आधा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो किसी वस्तु से 5.5 इलेक्ट्रॉन निकालना संभव है तो ये भी नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सबसे क्या है, छोटा है, और जब सबसे छोटा है तो आप इसे और छोटा नहीं कर सकते हो। ठीक है,
तो इस वजह से जो आवेश होता है किसी वस्तु पर वो हमेशा किस फॉर्मेट में होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, और इसमें बताया गया था कि जो आवेश का मान होता है किसी वस्तु पर वो होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। इसमें ये बोला गया था कि जो N होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और जो E होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि किसी वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, किसी वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश है, यानी Q का मान कितना दिया है 1 कूलाम। आपसे बोला है इलेक्ट्रॉन की संख्या N का मान निकालना है, तो इसके लिए आप बेसिक फार्मूला लगाएंगे Q बराबर NE। Q का मान हो गया 1, N और E का मान होता है 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19। आपको N का मान चाहिए तो N के साथ किस में है, गुणा में है, तो बराबर को इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी 1/1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 और ये बराबर किसके होगा, N के। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप जब इस संख्या को ऊपर भेजोगे तो नीचे पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी 10 का पावर 19 नीचे बचा आपका 1.6 और ये बराबर हुआ N के। तो N बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 का पावर 19 अब बटा में 1.6। अब यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, तो 10 का इसमें गुणा करोगे तो ये बनेगा 10 गुणे 10 का पावर 19 और नीचे होगा 16। भाग करेंगे 16 से 10 में भाग, देखो काटो इसे, 2 से काटे तो ये 5 बार में कटेगा और ये कटेगा 8 बार में, यानी ये बना 5/8 गुणे 10 का पावर 19। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो ये कितना बार जाएगा, 50 8 6 48 यानी 6 2 5 गुणे 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कि किसी वस्तु पर आवेश के मान को कैसे जोड़ते हैं। जैसे देखिए एक होता है कि जो आवेश होता है ये होता है अदिश राशि होता है तथा बीजगणितीय योग का पालन करता है। जैसे सपोज मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक, इस पे जो आवेश है मान लेते हैं कि अलग अलग आवेश रखा हुआ है। इस पे आवेश है Q1, इस पे मान लेते हैं -Q2, इस पे है Q3, इस पे मान लेते हैं -Q4। तो बोला कि इस वस्तु पे नेट आवेश कितना होगा, यानी कुल आवेश कितना होगा। तो कुल आवेश कितना होगा, Q1 - Q2 प्लस Q3 - Q4। ऐसे आवेशों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे -2 कूलम आवेश है, ये +3 कूलम आवेश है, -4 कूलम आवेश है, +5 कूलम आवेश है। तो बोला कि इस पे Q नेट का मान कितना होगा। Q नेट कितना होगा, -2 + 3 -4 + 5। देखिए 5 और 3 होगा 8 और 4 तो होगा 6, घटाएंगे तो कितना आएगा 2 कूलम, यानी नेट आवेश कितना हुआ, 2 कूलम हुआ। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे थोड़ा सा द्रव्यमान और आवेश में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। द्रव्यमान और आवेश में अंतर। ठीक, तो देखिए आवेश और द्रव्यमान में क्या हुआ, आवेश और ये हुआ द्रव्यमान।
तो सबसे पहले देखिए कि जो आवेश होता है, आवेश क्या हो सकता है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है ना। यानी आवेश जो होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, जबकि जो आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जो आवेश होते हैं इनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करता है। जबकि द्रव्यमान के केस में बात किया जाए तो द्रव्यमान के बीच में केवल आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे इसमें आप लोग कूलाम बल पढ़े थे, ये मान लीजिए दो आवेश हो गए, प्लस क्यू क्यू, और एक मान लेते हैं माइनस क्यू है और एक क्या है आपका प्लस क्यू है। तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करता था, प्रतिकर्षण का, और इनके बीच कौन सा बल कार्य करता था, आकर्षण का, ठीक। और दो द्रव्यमान है तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, जैसे मान लीजिए ये द्रव्यमान m1 है और ये द्रव्यमान क्या है m2 है, तो इसके बीच आप लोग पढ़े थे 11th में, F बराबर होता है Gm1 m2 बटा r स्क्वायर। ये जो F होता है ये हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। यानी यदि द्रव्यमान होगा तो इनके बीच जो भी बल कार्य करेगा वो हमेशा किस में होगा, आकर्षण बल में होगा। और यदि आवेश होंगे तो इनके बीच दोनों बल कार्य कर सकते हैं, आकर्षण बल भी और प्रतिकर्षण बल भी, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं तीसरा गुण। तीसरा गुण इसमें देखते हैं, लिख लीजिए आप लोग। तीसरा गुण, ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, ठीक है। ये जो है ये रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, यानी इसका जो वेग है v बराबर मान लेते हैं कितना, 0, ओके। और इस पे जो आवेश का मान है वो q है। और यदि वस्तु को हम क्या करें कि v वेग से गति करा दें, जब v वेग से गति कराओगे तो क्या इस पे q का मान चेंज होगा या सेम होगा, तो आंसर है इस पे जो पहले आवेश था वही बाद में भी आवेश होगा, क्योंकि जो आवेश का मान होता है वो कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोग आइंस्टीन का ये समीकरण देखे होंगे, m बराबर m0 √n माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। इसमें जो आपका m है ये जो है गति करते समय द्रव्यमान है वस्तु का, और m0 जो है ये है आपका रेस्ट मास, यानी विराम द्रव्यमान, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु गति करेगी, इस समीकरण का मतलब समझिए, जैसे यदि हम बात करें नॉर्मल लाइफ में, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका v होता है ये c से क्या होता है, बहुत 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 छोटा होता है। इस स्थिति में ये वाला जो मान आएगा, ये देखिए ऊपर आपका क्या है, ये मान छोटा है, ये मान क्या है, बड़ा है। इस वजह से ये जो फ्रैक्शन का मान आएगा वो बहुत छोटा होगा। बहुत छोटे होने की वजह से जब आप इसे एक में से इस बहुत छोटे मान को घटाएंगे तो लगभग किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और 1 से जब आप m0 में भाग करेंगे तो ये लगभग दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये दैनिक लाइफ में यानी m जो होता है वो लगभग बराबर होता है किसके, m0 के बराबर होता है। लेकिन यदि किसी वस्तु का चाल लगभग प्रकाश की चाल के आसपास हो, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह का, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है बाबू लगभग 10 का पावर 6 के आसपास होता है, ठीक है।
तो इस स्थिति में यदि इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से गति करेगा तो गति करते समय जो उसका द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि जब आप v का मान c के रिलेटिवली अधिक कर देंगे, जैसे मान लीजिए c का मान है, ये v का मान है, यदि आप v का मान बढ़ा देंगे लगभग c के आसपास, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये वाला जो मान है ये दोनों लगभग बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए v बराबर है आपका c/2, मान लेते हैं प्रकाश की चाल का क्या है, आधा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब आप यहाँ पे मान रखोगे v² का, तो ये बनेगा बाबू c²/4 बनेगा। जब ये c²/4 बनेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ये वाला जो मान होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, m0/1 - c²/4c²। ये पूरा का पूरा किस में होगा, रूट में होगा। और इसे क्या लिख सकते हो, m0/4c²c²/4c²। तो m0/3c²/4c²। इसे ऊपर भेज दो, या देखो इसे काट दो, c² से c² कट जाएगा, 4 को ऊपर भेजोगे तो 2 m0/3 यानी 2 m0/3 का मान होता है 1.73। भाग करोगे तो लगभग 1 समथिंग करके कुछ आएगा, ठीक है ना, यानी 1 इंटू m0, ये किसके बराबर है, m के। तो यहाँ से देखो जो m का मान है गति करते समय, ये क्या है, रेस्ट मास में 1 का गुणा करने के बाद मान आया है, मतलब ये मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा, जब वस्तु जो है लगभग c के चाल से क्या करे, गति करे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।